नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम में। और जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम NCERT की सीरीज़ को लेकर के चल रहे हैं और इसी क्रम में अभी तक हमने क्लास 12th के भाग 1 अर्थात समष्टि अर्थव्यवस्था के अध्याय 4 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। जो मुख्य हमें प्रतियोगिता के हिसाब से पढ़ना है उस हिसाब से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। आज इसी समष्टि अर्थव्यवस्था के चैप्टर में हमें जो है अंतिम एक अध्याय है जो सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था से संबंधित है, उसे हम चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कैसे जो है वो किसी देश की वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो कैसे निर्धारित की जाती है और क्या क्या उसमें पैमाने सेट किए जाते हैं, उसके आधार पर हम इस चीज़ को आगे लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले एक आप शब्द देख रहे हैं, ये बजट। बजट कहते किसे हैं, पहले इसे समझिए। तो बजट जो है वो सरकार के आगामी वर्ष के आय एवं व्यय का ब्यौरा, यही कहलाता है बजट, है ना। तो बजट का अर्थ हुआ कि सरकार के जो है वो एक वित्तीय वर्ष में जो आगामी जो अगला जो साल आने वाला है, फाइनेंशियल ईयर जो होने वाला है, उसमें जो उसके आय और व्यय निर्धारित किए जाते हैं, है ना। तो आय मतलब हो गया कि जो राजस्व प्राप्ति हो रही है, जैसे कर के जरिए या और भी कोई योजनाओं के जरिए अगर प्राप्त हो रही है, और उसी प्रकार से उसी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में व्यय किया जा रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, वो हम उसे उसके पूरे लेखा जोखा को हम लोग बजट कहते हैं। तो सरकारी बजट, इसका अर्थ और इसके अव्यय को हम समझेंगे। तो संविधान की जो अनुच्छेद 112 है उसके अनुसार जो है हर वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार की संवैधानिक कर्तव्य है ना। तो हर साल बजट पेश होना ये सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है और इसे सरकार को हर हाल में पूरा करना होता है। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि हालिया समय में अब चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव होने के बावजूद भी हम जो अभी तत्कालीन सरकार है उन्होंने अंतरिम बजट पेश किया है। अर्थात कि अगर जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं होता है, रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक के लिए एक बजट निर्धारित की गई है। उस बजट के आधार पे ही आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। देश में वित्तीय जितनी भी घटनाएं होंगी उन सब का निर्धारण वो अंतरिम बजट के द्वारा होगा। तो अर्थात इससे ये निर्धारित होता है कि हमें कभी भी मतलब किसी देश में हर साल जो है वो उस देश का आय और व्यय का जो है वो लेखा जोखा प्राप्त करना होता है, और वही हमारा क्या होता है, बजट होता है। और बजट जो है उसी को हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि संविधान के धारा 112 अर्थात अनुच्छेद 112 के तहत जो है वो बजट का प्रावधान किया गया है ना। संविधान में जो है बजट शब्द के जगह वार्षिक वित्तीय ब्यौरा का शब्द को जो है सो निष्पादित किया गया। अर्थात आपको यूपीएससी में पूछ सकता है कि बजट जो है वो संविधान में, है ना, संविधान में वर्णित है, तो ये गलत है। बजट शब्द जो है वो संविधान में वर्णित नहीं है ना। तो इन सब छोटे छोटे बातों का ध्यान रखना है। और बजट जब प्रस्तुत होता है, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत जब बजट का जो प्रावधान है जो वो प्रस्तुत किया जाता है, तो बजट प्रस्तुत के 75 दिनों के अंदर, बजट प्रस्तुत के 75 दिन के अंदर बजट पेश हो जाना चाहिए, बजट पेश हो जाना चाहिए। ये ध्यान रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर 75 दिन के अंदर बजट पेश नहीं होता है तो ऐसा माना जाएगा कि सरकार जो है वो विश्वास मत अपना खो चुकी है और फिर इस्तीफा देना पड़ेगा। मतलब ये पॉलिटिक का एक बेसिकली मुद्दा हो गया, लेकिन आप बस जान लीजिए कि अगर बजट
पास किया गया, मतलब बजट जो है वो वित्त मंत्री के द्वारा प्रस्तुत किया गया, और अगर वो 75 दिन के अंदर संसद के द्वारा पास नहीं किया जाता है तो वो जो है वो हम ऐसा मानेंगे कि जो तत्कालीन सरकार वहाँ पे मौजूदा सरकार जो मौजूद है वो उसने अपना विश्वास जो है वो जनता में खो दिया है और उसे इस्तीफा देना पड़ेगा, है ना। तो ये अब ये बजट संसद में भी लागू है और राज्य के स्तर पे भी लागू है। राज्य के स्तर पे भी हर साल जो है वो बजट को पेश करना अनिवार्य होता है। इसके उद्देश्य क्या है, सरकारी बजट का उद्देश्य क्या है? तो सरकारी बजट का उद्देश्य है जन कल्याण बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ना। किसे कितना पैसा मिलना चाहिए, क्या योजनाएं होनी चाहिए, है ना, इन सभी को जब हम एक जगह निर्धारित करते हैं तो वो बजट के माध्यम से करते हैं, और इसका उद्देश्य क्या है, जन कल्याण को बढ़ाना, है ना। इसी तरह में सरकारी बजट का आवंटन कार्य जो है उसको हम थोड़ा सा अब देखते हैं। वो कहता ये है कि जो बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है वे वस्तु और सेवाएं, है ना, यानी उपभोक्ताओं तथा उत्पादकों में विनिमय के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता है, ठीक है। और इस प्रकार की वस्तुओं के उदाहरण हो गए राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, सरकारी प्रशासन, इन्हें ही हम लोग सार्वजनिक वस्तु कहते हैं। तो ये पहले वस्तु को डिफाइन कर रहा है बजट के अनुसार में कि वैसे वस्तु सेवा जो बाजार तंत्र के द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया जा सकता उसको जो है हम लोग क्या कहेंगे, वो सार्वजनिक वस्तु कहलाएगा। जैसे अगर रोड की हमें आवश्यकता है तो हम किसी से रोड खरीद नहीं न सकते हैं, ये रोड बनाने का कार्य तो सरकार का होगा, तो इसलिए सरकार उस पर अपना व्यय करेगी और वो निर्धारण किस लेखा जोखा के जरिए होगा, बजट के जरिए होगा। तो इस प्रकार से हम निर्धारित करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क, सरकारी प्रशासन, है ना, ये सब क्या है, सार्वजनिक वस्तुओं में कैटेगरी में आते हैं, है ना। अब इससे क्या होगा कि अब क्योंकि ये जब योजना चलेगी तो विभिन्न प्रकार के लोग इसका लाभ उठाएंगे, और जब लाभ उठाएंगे तो क्या होगा, प्रतिद्वंदात्मकता नहीं होगा, है ना, उपभोग का कोई प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगा, हर व्यक्ति पर वो जो है वो उपलब्ध होगा। इस तरह के कोई कंपटीशन नहीं होंगे क्योंकि सरकार के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है, तो वो सरकार जो है वो हर व्यक्ति को एक ही नज़र से देखेगी, तो इस कारण क्या होगा, ये प्रतिद्वंदात्मक नहीं होगा, है ना, और सभी को जन कल्याण में सहायक किया जाएगा। सार्वजनिक प्रावधान तथा सार्वजनिक उत्पादन में अंतर है, क्या है, तो सार्वजनिक जो है, सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जा सकता है ना। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन जो है वो निजी क्षेत्र के द्वारा या सरकार के द्वारा किया जाता है। सड़क बन रही है तो सरकार भी खुद अपने तरीके से बनाती है या किसी प्राइवेट कंपनी को उसका ठेका दे देती है, जैसे L&T हो गया, आपका टाटा हो गया, इन सब को ठेका दे देती है और फिर वो जो है बना करके उस वस्तु का जो है सो उत्पादन करते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ों का जो पोषण किया जाएगा वो बजट के जरिए होगा, है ना। फिर आता है सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य। तो पुनः आवंटन कार्य क्या है, तो राष्ट्रीय आय हम लोगों ने जाना था कि पहले 2 अध्याय में हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आय क्या है। तो उसी के आधार पे ये क्या होता है कि सरकार जो है वो आय के वितरण को परिवर्तित कर सकती है तथा समाज को आय वितरण की एक ऐसी स्थिति में पहुंचा सकती है जिसे न्याय संगत माना जाए, यही वितरण कार्य है ना। मतलब ये डिसाइड सरकार करेगी कि कैसे हम किसी भी आय वितरण का संचालन करें, वो हमारा क्या हो गया, आय वितरण कार्य हो गया, ठीक है। अब क्या होता है कि अब यहाँ पे समझिए कि जो बजट के जो आंकड़े पेश किए जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, क्योंकि एक जब बजट पेश हो रहा है तो उसमें कौन कौन से आंकड़े दिए जाते हैं उसको हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। तो बजट जब पेश होता है तो उसमें 3 प्रकार के आंकड़े दिए रहते हैं। पहला क्या है, पिछले वर्ष का अंतिम आंकड़ा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, चालू वित्त वर्ष का, जो करंट अभी चल रहा है, चालू वित्त वर्ष का
संशोधित आंकड़ा, ठीक है, संशोधित आंकड़ा, है ना। और अगले वित्त वर्ष का प्रस्तावित अनुमान। तो ये आपके क्या हो जाते हैं, ये आपके हो गए बजट। मतलब आप ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल के रूप में अगर हम समझाएं आपको, तो जैसे अभी जो 2024-25 का जो अंतरिम बजट पेश किया गया, ठीक है, तो इसमें पहले क्या किया गया, 2024-25 से पहले क्या हुआ था, तो 2024-25 से पहले जो बजट पेश किया गया था वो कौन सा बजट था, तो वो बजट था हमारा 2023-24, ठीक है। और 2023-24 तो ये हमारा करंट वित्त वर्ष हुआ, क्योंकि ये 2024-25 अगले वित्त वर्ष का प्रस्तावित अनुमान है। तो हम क्या कहते हैं कि जो अब हमारा करंट जो वित्त वर्ष है वो क्या है, 2023-24 है, ठीक है। तो इससे पहले वाला जो वर्ष होगा उसका अंतिम आंकड़ा हम यहाँ पे पेश करेंगे। ये 2022-23 का अंतिम आंकड़ा होगा। इस डिफरेंस को समझिएगा, 2022-23 का ये अंतिम आंकड़ा हुआ, 2023-24 का जो क्या हुआ, इसका हम संशोधित आंकड़ा लेते हैं, 2023-24 का संशोधित आंकड़ा, ठीक है, क्योंकि कुछ परिवर्तन अगर कर दिए जाते हैं तो फिर उसका जो है सो हम इसमें इंक्लूड करते हैं। और 2024-25 का प्रस्तावित अनुमान, क्योंकि हमको यही 2024-25 का ही जो है बजट बनाना है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, प्रस्तावित अनुमान निकालेंगे कि हमें इतने पैसे की ज़रूरत अगले 1 साल के लिए पड़ सकती है। ये हमें बताता है कि हमने इतना पैसा मांगा था और इतने खर्चे हो गए। ये संशोधित आंकड़ा वही है कि हमने मान लिए सपोज हमने 1000 करोड़ मांगा था, ठीक है, और हम खर्चा कर दिए हैं 12,000 करोड़, ठीक है, या 1200 करोड़, तो ये 200 करोड़ जो एक्स्ट्रा आया ये हमारा संशोधित आंकड़ा हो जाएगा। और जो 2022-23 है ये हमारा अंतिम आंकड़ा माना जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि बजट में 3 प्रकार के बजट को शामिल किया जाता है। एक तो पिछले वर्ष का अंतिम आंकड़ा, पिछला वर्ष कहने का मतलब जो साल अभी बीत के आया उसके 1 साल पहले का अंतिम आंकड़ा। फिर जो पिछला साल बीता है उसका जो है सो संशोधित आंकड़ा, क्योंकि इस बजट के पहले हमने इस संशोधित बजट का इस्तेमाल किया था, तो 2023-24 का संशोधित आंकड़ा, और फिर 2024-25 का प्रस्तावित अनुमान जो है वो आपका बजट के आंकड़े में आएगा। इसको एक चीज और यहाँ पे समझिए कि बजट जो है अब हो चुका है सामान्य। पहले मूल रूप से सामान्य और रेल बजट अलग अलग किया गया था, मतलब सामान्य बजट अलग पेश होता था और रेल बजट अलग पेश होता था, ठीक है। और जो 1921 में क्या हुआ था कि रेल बजट को है ना सामान्य बजट से अलग किया गया था, सामान्य बजट से अलग किया गया था, ठीक है, ये समझ गए। अब समझते हैं कि बजट में प्राप्तियां किस प्रकार से होती है। तो राजस्व प्राप्ति क्या होता है, तो वे प्राप्ति जिनका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है ना, इसे गैर प्रतिदेय कहा जाता है। कहने का मतलब यह हुआ कि राजस्व प्राप्ति जो है ये क्या हो गया कि सरकार जो कुल प्राप्ति है ना का जो प्राप्त करती है, जो उसको विभिन्न तरीके से मिलता है, चाहे वो कर से मिले, है ना, प्रत्यक्ष कर से मिले, संपत्ति कर से मिले, उपहार कर से मिले, है ना, ये सब सारे जो क्या हैं वो आपके राजस्व प्राप्ति में आते हैं, है ना। और किसी प्रकार से ऋण ब्याज के जरिए जो प्राप्तियां प्राप्त होती है वो सारे सरकारी जो है सो राजस्व प्राप्ति कहलाते हैं। अब देखिए बजट को थोड़ा सा पहले आप समझ लीजिए कैसे ये डिफाइन किया गया है।
तो सरकारी बजट को दो भागों में बांटा जाता है, एक राजस्व बजट और एक पूंजीगत बजट। राजस्व बजट क्या होता है? राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय। और पूंजीगत बजट पूंजीगत प्राप्ति और पूंजीगत व्यय। राजस्व प्राप्ति कर के जरिए या गैर कर राजस्व। कर राजस्व में आपका वही आपका इनकम टैक्स हो गया, भूमि टैक्स हो गया, संपत्ति कर हो गया। और गैर कर राजस्व व्यय क्या हो गया कि इसमें जो बिना टैक्स के जो व्यय किया गया था, जैसे ऋण दिया गया था किसी को, वहाँ से जो हमें ब्याज अदायगी मिलेगी, वो सब मेरा राजस्व प्राप्ति हो जाएगा। राजस्व व्यय क्या हो गया? जो योजनाओं में जो पैसे लगाए गए वो योजनागत व्यय राजस्व व्यय हो गए, और गैर योजनागत राजस्व व्यय भी इन्हीं में शामिल होता है। पूंजीगत प्राप्ति जो कैपिटल हमें मिलता है इन्वेस्टमेंट के रूप में, और व्यय क्या हो गया? जो योजनागत पूंजीगत व्यय और गैर योजनागत पूंजीगत व्यय में जो हम पैसा लगाते हैं वही हमारा क्या हो गया? पूंजीगत व्यय हो गया। ठीक है। अब होता है कि पूंजीगत प्राप्तियां किसे कहते हैं, है ना। तो एक चीज़ और देख लीजिए, ये जो वित्त विधेयक है, धन विधेयक है ना, इसमें विभिन्न प्रकार के विधेयकों की जो चर्चा की गई वो पॉलिटी का मैटर है, वो पॉलिटी का डिस्कशन है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अभी हम इकोनॉमी के क्षेत्र से बात कर रहे हैं, तो हम अभी उस पर ध्यान देंगे कि बजट के अंदर क्या क्या चीज़ होती है। हम उस पर इस पर कंसंट्रेट होंगे कि क्या हम इस पर ले सकते हैं, क्या हम इससे जान सकते हैं। पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं? तो सरकार को ऋणों के रूप में भी जो धनराशि मिली है ना, ब्याज अदायगी के रूप में, है ना, वो क्या होता है? वो हमारा पूंजीगत प्राप्ति होता है। तो राजस्व प्राप्ति समझ गए कि हमें जो देने के बाद जो मिला, और पूंजीगत प्राप्ति क्या हुआ कि हमने किसी से ऋण लिया, वो जो ऋण है वो भी हमारा क्या है? पूंजीगत प्राप्ति में आता है। ठीक है। अब हम राजस्व व्यय में चलते हैं। पूंजीगत लेखा। राजस्व व्यय क्या है? ये केंद्र सरकार का भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों के सृजन के अतिरिक्त अन्य उद्देश्य के लिए किया गया व्यय है ना। इसका संबंध किससे है? सरकारी विभागों के सामान्य कार्य और विविध सेवाएं, सरकार द्वारा उपगत ऋण ब्याज अदायगी, राज्य सरकारों और अन्य दलों के प्रदत्त अनुदान को जो है व्यय होता है, यही हमारा क्या हो गया? ये राजस्व व्यय हो गया, है ना। राजस्व व्यय को दो भाग में बांटा जाता है, एक योजनागत और एक गैर योजनागत। गैर योजनागत क्या हुआ? जो पंचवर्षीय योजना में निर्धारित है। और जो आपका गैर योजनागत व्यय हो जाएगा वो क्या है कि आर्थिक और सामाजिक सेवाओं पर व्यापक व्यय जो होगा वो हमारा क्या होगा? गैर योजनागत व्यय हो गया। इसके कौन कौन होंगे? ब्याज अदायगी, प्रतिरक्षा सेवा, उपदान, वेतन, पेंशन, ये सारे क्या हैं? ये गैर योजनागत व्यय कहलाते हैं। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय है कि जिसके परिणाम स्वरूप, वे व्यय जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या वित्तीय दायित्वों में कमी होती है, वो हमें पूंजीगत व्यय की प्राप्ति, पूंजीगत व्यय के बारे में बताता है कि यही होता है हमारा पूंजीगत व्यय, जिसमें भौतिक और वित्तीय परिसंपत्तियों का सृजन या दायित्वों में कमी होती है ना। पूंजीगत व्यय के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण, भवन निर्माण, मशीनरी, उपकरण, शेयरों में निवेश, केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेश सार्वजनिक उपक्रमों तथा अन्य पक्षों को ऋण देने संबंधी व्यय का जो शामिल किया जाता है वो हमारा क्या होता है? पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय को भी दो भाग में बांटा गया, एक योजना और एक गैर योजना व्यय, है ना। अब इसमें ये देखिए, ये आपका 2020-21 के जो है बजट अनुमान को बताया गया। राजस्व प्राप्ति, कर राजस्व, गैर राजस्व, गैर कर राजस्व को प्राप्त किया गया। राजस्व खर्चा तो ब्याज अदायगी, प्रमुख उपदान, रक्षा व्यय। राजस्व घाटा, राजस्व घाटा क्या होता है? जो राजस्व खर्च हुआ और जो राजस्व प्राप्ति हुई, इसमें जब हम इसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे है ना 2-1, तो जब हम इसको 2-1 करेंगे और जो अगर मेरा नेगेटिव आया तो वो मेरा राजस्व घाटा हो जाएगा। ठीक है। अगर पॉजिटिव हुआ तो वो क्या हुआ? अधिशेष हो जाएगा। उसी तरीके से पूंजीगत प्राप्तियां, तो पूंजीगत प्राप्तियां हो गई ऋण वसूली, अन्य प्राप्ति, है ना, सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई और ऋण ग्रहण और अन्य दायित्व। पूंजीगत व्यय तो आप जान ही रहे हैं कि योजनागत व्यय और गैर योजनागत मदों में जो व्यय किया जाता है वो पूंजीगत व्यय हो गया। गैर ऋण प्राप्तियां क्या हो गई? तो गैर ऋण प्राप्ति हो गई कि राजस्व प्राप्ति, ठीक है, और ऋण वसूली और जो है वो
अन्य प्राप्ति, इन तीनों को जो हम जोड़ देंगे, देखिए यहाँ 1 4 है 4 बी, इन तीनों को जब ये जोड़ देगा तो हमारा क्या निकलेगा, गैर ऋण प्राप्ति निकलेगा। ठीक है। कुल व्यय क्या होगा, तो कुल व्यय होता है आपका राजस्व खर्चा, ठीक है, प्लस पूंजीगत खर्चा। ठीक है, तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, योजनागत व्यय और गैर योजनागत में कुल व्यय आ जाएगा। ठीक है। राजकोषीय घाटा क्या हुआ, तो राजकोषीय घाटा आपका हो जाता है कुल व्यय, है ना, माइनस राजस्व प्राप्ति माइनस ऋण वसूली माइनस अन्य प्राप्ति। जब इन चारों को माइनस करेंगे तो हमें राजकोषीय घाटा मिलेगा। और प्राथमिक घाटा क्या होता है, तो राजकोषीय घाटा में से जब हम राजस्व खर्च को माइनस कर देते हैं और जो नेगेटिव टर्म हमें मिलता है वो क्या हो गया, हमारा प्राथमिक घाटा हो गया। तो समझ गए, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, कुल व्यय, गैर ऋण प्राप्तियां, पूंजीगत व्यय, पूंजीगत प्राप्तियां, राजस्व घाटा, राजस्व खर्च, राजस्व प्राप्ति, ये सारे जो है वो क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इन्हें हमें समझना होगा। संतुलित बजट क्या होता है, संतुलित बजट ये होता है कि जब जमा आय के बराबर राशि खर्च कर सकती है सरकार, तो वो जमा संतुलित कहा जाता है। अधिशेष क्या होता है कि जब जमा जो है वो खर्च से ज़्यादा हो जाए तो वो अधिशेष होता है। और घाटा क्या होता है कि जब जमा जो है वो खर्च से कम हो जाए तो उसको हम लोग घाटा कहते हैं, है ना, और ये अधिशेष होता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम इस चीज़ का निर्धारण करेंगे। अब ये सरकारी घाटे का माप कैसे होगा, तो राजस्व घाटा, राजस्व घाटा क्या है कि राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के अधिशेष जो प्राप्त होते हैं, है ना, देखिए राजस्व घाटा इज इक्वल टू राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां, यही हमारा क्या कहला गया, राजस्व घाटा कहला गया। राजकोषीय घाटा क्या है, तो राजकोषीय घाटा होता है कि जितना व्यय किया गया, जितना हम पूरा जो कुल व्यय क्या हो गया, कुल व्यय आपका हो जाता है ये, कुल व्यय मतलब कि राजस्व खर्च प्लस पूंजीगत खर्च जो है वो क्या होता है, हमारा कुल व्यय होता है। तो राजकोषीय घाटा क्या होगा कि कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति, ये देखिए ये हुआ राजस्व प्राप्ति माइनस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां, ये जो हम निकल के आएगा ये मेरा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सकल राजकोषीय घाटा। ठीक है, तो हमने सकल राजकोषीय घाटा को देखा। फिर आते हैं प्राथमिक घाटा। प्राथमिक घाटा क्या है, तो प्राथमिक घाटा होता है कि जो सकल राजकोषीय घाटा है उसमें से जो नेट ब्याज दायित्व को हम माइनस कर देंगे, है ना। नेट ब्याज दायित्व क्या होता है, तो नेट ब्याज दायित्व होता है कि जो हम प्रॉफिट निकाल करके जो हमारे पास ब्याज बचता है ना, वो हम जब सकल राजकोषीय घाटे से माइनस कर देते हैं तो वो हमारा सकल प्राथमिक घाटा माना जाता है। तो इस प्रकार से आप देखें कि कैसे बजट में किस किस टर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा हम राजकोषीय नीति की बात कर लेते हैं और विभिन्न जो है सो बाकी के जो कैलकुलेशन दिए गए हैं उसका एक समग्र रूप हम आपको दर्शाते हैं कि आखिर ये है क्या। तो इस पर थोड़ा सा आप विचार कर सकते हैं कि क्या क्या निर्धारण किया जाता है। देखिए एक टर्म है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 अर्थात FRBMA 2003, है ना। ये क्या हुआ था, इसको जो है वो जुलाई 2004 में लागू किया गया था। ठीक है, इसका लक्ष्य क्या था, इसका लक्ष्य था 2009 तक राजस्व घाटा का शून्य होना, घाटा को जीरो करना, है ना। तो राजस्व घाटा को जो जीरो करने की बात हुई थी वो यहाँ पे FRBM का पहला लक्ष्य था, है ना। और दूसरा लक्ष्य क्या था कि जो घाटा है, राजकोषीय घाटा जो है उसको GDP के 3% से कम करना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाता था, ये दूसरा लक्ष्य था, है ना। इसके बाद क्या हुआ कि ये जो है सो लक्ष्य प्राप्ति नहीं हो पाई,
तो इसके कारण क्या हुआ कि 2008-9 में इसको जो था FRBM को स्थगित कर दिया गया। FRBM को स्थगित कर दिया गया। ठीक है, तो ये था राजकोषीय नीति और विभिन्न प्रकार के जो नीतियों की बात होती है उसमें हम देखते हैं। अब थोड़ा सा हम कर को देख लेते हैं। जो टैक्स की बात होती है वो कितने प्रकार के होते हैं। कर बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं प्रत्यक्ष कर और दूसरे को हम लोग कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर अर्थात डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होगा, जो व्यक्ति पर जो डायरेक्ट लगता है ना, मतलब जो जिस व्यक्ति पे लगा वही उस व्यक्ति को टैक्स, वो व्यक्ति उस टैक्स को देगा और ये टैक्स डाला नहीं जा सकता है दूसरे पर। वो क्या होता है, आपका प्रत्यक्ष कर होता है। जैसे में आपका हो गया आयकर, है ना, निगम कर, ठीक है, उपहार, ठीक है, फिर यहाँ से भू कर, ठीक है, फिर यहाँ पे अचल संपत्ति पर कर, संपत्ति पर कर, है ना। तो इतने सारे जो कर हैं ये प्रत्यक्ष कर कहलाते हैं। अप्रत्यक्ष कर किसे कहते हैं, तो अप्रत्यक्ष कर में हो जाता है कि जो वैसा कर होता है जो कराघात जो है वो अलग अलग व्यक्तियों पर पड़ता है। जैसे हम ले लेंगे वैट, है ना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ठीक है, स्टाम्प। तो ये सब क्या है, ये सब जो है ये अप्रत्यक्ष कर, इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना। उसके बाद देखिए कर का विभाजन किया गया, संविधान में कर विभाजन की भी प्रक्रिया को बताया गया कि ये कैसे विभाजन होता है। तो इसमें सबसे पहला अनुच्छेद आता है आपका 268। तो ये पॉलिटी में आपको और विस्तार से पढ़ना है, केंद्र राज्य संबंध को जब देखेंगे तो उसमें कर का विभाजन अच्छे से बताया गया है। बस यहाँ पर आपको बस एक नॉर्मल चीज़ दिया जा रहा है कि कैसे इसको हम समझ सकते हैं। तो कर विभाजन जो है वो अनुच्छेद 268 के तहत है। वो क्या है कि ये जो है वो केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, केंद्र द्वारा लगाया जाएगा, ठीक है, और राज्य द्वारा जो है एकत्र किया जाएगा। तो ये अनुच्छेद 268 होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, जैसे स्टाम्प शुल्क, ठीक है, फिर आपका औषधि पर शुल्क जो आता है ना, उत्पादन पे जो शुल्क होगा औषधि शुल्क। तो ये सारे जो शुल्क हैं वो क्या हैं, ये अनुच्छेद 268 के तहत इसको लाया गया है। दूसरा जो है वो है अनुच्छेद 269 के तहत। तो 269 के तहत जो कर को डिवाइड किया गया वो क्या है कि ये कर जो है वो केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है और संग्रहित जो है वो राज्यों को सौंप दिया जाता है। मतलब केंद्र जो है केंद्र द्वारा लगाया जाएगा वह एकत्र, और संग्रहण जो है वो राज्य को सौंप दिया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये अनुच्छेद 269 के तहत जो है इन शुल्कों को रखा जाता है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपका रेल शुल्क, ठीक है, आपका संपदा शुल्क, है ना। तो ये सब जितने भी शुल्क होते हैं वो क्या हो जाएंगे, ये 269 के तहत आते हैं। तीसरा जो दिया जाता है वो अनुच्छेद 270 के तहत दिया जाता है, 270 के तहत। तो 270 के तहत वो कर जो केंद्र द्वारा लगाए और एकत्र किए जाते हैं, परंतु जिनसे प्राप्त राजस्व जो है वो संघ और राज्यों में बांट दिया जाता है। मतलब केंद्र जो है, केंद्र द्वारा
लगाया व एकत्र, है ना। अब इसको जो है वो राज्य व केंद्र दोनों में बांट दिया जाता है, बांटा जाना। तो ये क्या हो गया, ये आपका अनुच्छेद 270 हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के रूप में इसमें हम आयकर को ले सकते हैं, है ना। तो ये जो है सो आपका निर्धारित करता है कर का डिवीजन 268, 269, 270, ये 3 प्रकार के कर का जो है वो विभाजन किया जाता है ना। इस विभाजन को कौन देखेगा, वो अनुच्छेद 280 बताता है, जो वित्तीय आयोग की स्थापना करता है और यही निर्धारण करेगा, है ना। ये पॉलिटी में इसकी चर्चा होगी कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है क्या है ना। तो क्योंकि अनुच्छेद में इसका वर्णन है तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ये प्रत्येक 5 वर्ष पे जो है ये इसका गठन किया जाता है और ये जो है कर राजस्व वितरण का जो है वो एक रिपोर्ट देता है कि हाँ कौन सा कर कैसे कहाँ पे किसको दिया जाएगा, कौन राज्य रखेगा, कौन केंद्र रखेगा, कितना कर परसेंटेज होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो है सो वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। और अभी तक जो है वो 16 वित्त आयोग का गठन हो चुका है, वित्त आयोग का गठन हो चुका है। और अभी जो वर्तमान में 16 वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, पनगड़िया जी, पनगड़िया। तो ये जो है ये आपका वित्त आयोग के बारे में बात करता है। तो बजट का ये जो था समग्र रूप यही था। बजट के बारे में इतना ही अब हमें जानना है, आर्थिक व्यवस्था के रूप से, अर्थव्यवस्था के रूप से। और इस प्रकार से आपका क्लास 12th का जो है वो पार्ट 1 जो है समष्टि अर्थव्यवस्था जिसे कहते हैं वो समाप्त हो गया है। हम फिर से एक अगली वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हम क्लास 12th का जो व्यष्टि अर्थव्यवस्था है, जिसमें आप जो मांग और जितने प्रकार के जो वक्र हम पढ़ते हैं कि लॉरेंज कर्व क्या है, फिलिप्स कर्व क्या है, हम उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये आपका ये वीडियो में सिर्फ आपको बजट के बारे में ही जानना है। और इस प्रकार से आपका क्लास 12th का भाग 1 जो है एनसीईआरटी समाप्त हुआ है। आप इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिए। दृष्टि फॉर ऑल एग्ज़ाम, यहाँ पे आपको सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए मटेरियल्स प्रोवाइड कराया जा रहा है और अपनी तैयारी को जारी रखें। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।